है। मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत मुश्किल क्षण थे जब दिल्ली में आप घूम रहे हों, जगह जगह जा रहे हों और आपके पास कोई जॉब नहीं होती है, तो आपको ईश्वर याद आते हैं। सवाल बड़ा हो जाता है तब जब आपका कोई गॉडफादर नहीं हो, कोई एक आदमी ऐसा नहीं हो जो ये बताए कि रास्ता इधर से जाता है या रास्ता इधर से जाता है। ये मानता हूँ कि मोटिवेशन खुद से आती है। आपकी सोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है, ठीक वही बात कि गिलास में पानी आधी भरी है या आधी खाली है, आपको तय करना है कि आप उसमें खाली क्या देखते हैं, आप उसमें भरा हुआ क्या देखते हैं। मीडिया का उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई, 12th पास होते ही उनकी शादी करा दी गई। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक मीडिया इंटर्न के तौर पर मात्र 4,000 रुपये से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और मीडिया में एक अलग पहचान बनाई। अगर वर्तमान समय की बात करें तो देवनाथ जी अमर भारती पब्लिकेशन ग्रुप और एक्सपोज इंडिया के चीफ मैनेजिंग एडिटर हैं। तो चलिए आपका कीमती समय ना जाया करते हुए आपको मिलवाते हैं देवनाथ जी से और जानते हैं उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी उन्हीं की जुबान। देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल शांति मोटिवेशन में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने मीडिया का कोई कोर्स नहीं किया स्पेसिफिक, इसके बावजूद आपने मीडिया को करियर के रूप में चुना, क्यों सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कई बार मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि ये पत्रकार क्या होते हैं। लेखन को लेकर के मेरी एक अभिरुचि थी। मैं समझता था कि लेखन एक ऐसी कला है जो आपको परिष्कृत करती है, बहुत मोटिवेट करती है और इसके साथ ही आप दूसरों को भी बहुत कुछ सिखा दे सकते हैं बिना कुछ दिए हुए भी। तो जब मैं छोटा था तो मुझे लगा कि नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैंने किसी भी तरीके की कोई जर्नलिज्म की शिक्षा नहीं ली। उसकी वजह यह है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैंने वहाँ से पढ़ाई की है और साहित्यिक रूप से जो मेरी अभिरुचि है, जो मेरी इच्छा है, वो बहुत रुचिकर रही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पत्रकारिता में तो आऊँगा, लेकिन जो कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं उनकी तरफ नहीं जाऊँगा। मैं अपनी लेखनी पर और ख़ुद पर भरोसा करके इस फील्ड में आगे बढ़ूँगा और मैं बहुत सारे बच्चों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, लाखों रुपए खर्च करें। अगर आप में क्षमता है, आप में काबिलियत है और आप में हुनर है कुछ लिखने का, तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस फील्ड में भी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी इंस्टीट्यूट में गए हुए भी स्थापित कर सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि आपको बहुत रुचि थी लेखन में, साहित्य में, इसलिए आपने ये फील्ड चुना। सर, बचपन में आपकी माँ की मृत्यु हो गई थी, साथ ही साथ 12th क्लास पास करते ही आपकी शादी करा दी गई। उस कठिन दौर से आपने अपने आप को कैसे निकाला? देखिए, वो तो एक पुरानी बात है, लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि मैं मास्टर ऑफ आर्ट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हिंदी में, एंशिएंट हिस्ट्री में। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो सबकी तरह बहुत सारी मुश्किलों का सामना मैंने भी किया है। मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत मुश्किल क्षण थे जब दिल्ली में आप घूम रहे हों, जगह जगह जा रहे हों और आपके पास कोई जॉब नहीं होती है, तो आपको ईश्वर याद आते हैं। आपको खुद पर एक तकलीफ़ होती है कि आप कैसे यहाँ पर स्थापित करेंगे जहाँ लाखों लोगों की भीड़ है। और सपने ना शहर के साथ बदलते रहते हैं। जब आप गोरखपुर में होते हैं, जब मैं गोरखपुर में था तो मुझे लगता था कि मेरे सपने कुछ और थे। जब मैं इलाहाबाद गया, पढ़ाई की मैंने, तो मेरे सपने वहाँ कुछ और हो गए। और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, लंबी लंबी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग, सड़कों पर भीड़। ये सब चीज़ें आपके सपने को बदलते हैं और उनके बीच, लाखों लोगों के बीच आपको अपनी एक जगह बनानी होती है और उसी जगह के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और यह भी कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको योजना बनानी पड़ती है। लेकिन सवाल बड़ा हो जाता है तब जब आपका कोई गॉडफादर नहीं हो, कोई एक आदमी ऐसा नहीं हो जो ये बताए कि रास्ता इधर से जाता है या रास्ता इधर से जाता है। लेकिन उस दौर में आपको करना क्या होता है? उस दौर में आपको परेशान होना पड़ता है, आपको घंटों पार्क में बैठना पड़ता है, लोगों से मिलना होता है, बात करना होता है और आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के बाद सबसे मुश्किल दौर जो होता है जॉब सर्च का होता है, जहाँ पर आप एक नई दुनिया में आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ जब मैं घंटों पार्क में बैठ कर के रोया करता था
कि मैं करूँगा क्या, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी अचानक ही मेरे पास एक मैगज़ीन का ऑफ़र आया। ऑफ़र क्या आया कि मैंने किसी से पूछा, मैं गया इंटरव्यू देने। 4 घंटे मुझे इंटरव्यू के लिए बिठाया गया, 4 घंटे मैं वेट करता रहा। 5वें घंटे मैंने कहा कि मैं आज जाऊंगा नहीं यहाँ से, जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे 5 या 6 घंटे हो। आप खुद समझिए कि किसी का 5 घंटे वेट करना कितनी बड़ी बात है। पर मैंने वेट किया। आखिरकार वो रिसेप्शन से वो महिला आई और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपका इंटरव्यू 5 मिनट में हो जाएगा, आप आ जाइए। मैं गया वहाँ पर और मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ। मैंने हिंदी में अपने साक्षात्कार को देने की इच्छा जाहिर की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस महोदय ने मेरा इंटरव्यू किया उनको हिंदी बहुत पसंद थी और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वो एक ऐसा पल था जैसे लगा कि मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई है और मैं एक ऐसे फील्ड में जा रहा हूँ जो मेरे सपनों का फील्ड है, मेरे अपनों का फील्ड है और देश दुनिया को मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ अपनी लेखनी के ज़रिए, अपनी पत्रकारिता के ज़रिए, अपनी सोच को समाज के सामने रख सकता हूँ और तस्वीर बदलने का एक जो हुनर है उसको मैं सबके सामने स्थापित कर सकता हूँ। जी सर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी इस फेस में, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? देखिए, एक चीज़, ये सवाल हर कोई को खुद से करना होता है कि जब आप गिरते हैं, जब आपको चोट लगती है तो दर्द भी आपको होता है, तकलीफ़ आपको होती है, उसे झेलना आपको पड़ता है, तो निकलने का रास्ता भी आपको ही होता है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने जो भी आपके दर्शक मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत अच्छी सोच के साथ। जैसे सद्गुरु का मैं एक स्टेटमेंट सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके दर्शकों को भी ये जानना चाहिए कि आप सोचिए कि जब हम लोग सोते हैं, पूरी दुनिया सोती है, भारत के लोग जब सोते हैं तो ऐसे कई हज़ार लोग होते हैं जो सुबह नहीं देख पाते, वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। लेकिन हम खुश हो लें, जब जगें तो हम देखें कि हम अभी भी ज़िंदा हैं, हमारा नाम उन लोगों के लिस्ट में नहीं है जो हमें मर गए हैं। यानी हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत सारे कारण हैं कि रात को जो हम सोए थे हम जग गए हैं और यही नहीं, उसके आगे भी बढ़िए और देखिए आसपास के माहौल में मेरे अपने भी जग रहे हैं, उनको भी कुछ हुआ नहीं। मरने वाली की जो लिस्ट है उसमें उनका भी नहीं है, ये तो और खुश होने वाली बात है। तो हम खुश हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। तकलीफ़ के लिए कोई कारण नहीं है। आप जब मर्जी अपना मूड ख़राब कर लीजिए, जब मर्जी आप अपने जो है तकलीफ़ों का फोल्डर खोल लीजिए। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि मैं ये भी मानता हूँ कि मोटिवेशन खुद से आती है। आपकी सोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है, ठीक वही बात कि गिलास में पानी आधी भरी है या आधी खाली है, आपको तय करना है कि आप उसमें खाली क्या देखते हैं, आप उसमें भरा हुआ क्या देखते हैं। एक चीज़ और कि दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, आपकी जगह है और उसे कोई ले नहीं सकता है। अपने सोच को पॉजिटिव रखें, बहुत एनर्जेटिक फील कराएं और ये लगे कि आप जो भी करना चाहते हैं 100% कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ज़िंदगी बदलती है, बहुत हद तक बदलती है। आप ज़रा सोचिए, दुनिया में सबसे कामयाब लोग वो लोग हैं जिन्होंने अभाव की ज़िंदगी देखी है। कामयाब लोग वो लोग नहीं हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए, जिनके पास पुश्तैनी पड़ा हुआ था, वो कामयाब नहीं है। आप दुनिया भर में चले जाइए, टाटा का नाम सुन लीजिए, क्या करते थे, सबने जाना है, ठीक ना। तो ऐसे लोग जो बहुत नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, उनके पास पाने के लिए संपूर्ण दुनिया है। आपके पास खोने के लिए है क्या? कुछ नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप खोते हैं तो कुछ नहीं खोते हैं, लेकिन अगर आप पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी दुनिया आप हासिल कर सकते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। सर, आपने जब शुरुआत की थी एक इंटर्न के रूप में की थी 4,000 रुपये से मात्र, और आपने फिर बीच में बहुत बड़े बड़े चैनल्स में भी काम किया, जी न्यूज़ वगैरह में। आज आप मैनेजिंग एडिटर हैं अमर भारती पब्लिकेशन ग्रुप के और साथ ही साथ एक्सपोज इंडिया के भी। तो इस बीच के सफ़र में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर युवाओं के साथ, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अब तक की जर्नी के अकॉर्डिंग? बहुत प्यारा सवाल है आपको। मैं चाहता हूँ, और मेरे पास जो भी साक्षात्कार के लिए बच्चे आते हैं मैं उनको बताता हूँ, देखिए मैं जहाँ पर हूँ
मैं एक इंटर्न के तौर पर शुरुआत किया था। मैंने 4,000 रुपये मेरी बेसिक सैलरी थी, और जो काफ़ी कम होती है मुझे लगता है। मैं इंटर्न के बाद फिर रिपोर्टर बना, रिपोर्टर के बाद स्पेशल करस्पॉन्डेंट बना मैं। उसके बाद मैं कई चैनलों में भी काम किया। मैंने ये जाना है कि जब भी आपको आगे बढ़ना होता है तो पहला कदम आपको खुद ही बढ़ाना पड़ता है। और जब आगे अगर आपको बढ़ना है और अगर आप बैठ के सोचते हैं कि आगे बढ़ना है, पॉसिबल नहीं है। मेरा ये बहुत मानना है कि अगर आपको छोटा से छोटा पद भी मिले, छोटी से छोटी जगह मिले, उस जगह पर ही अगर आप 100% अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं तो आपको दुनिया में कोई भी नहीं है जो रोक सकता है। अगर आप में प्रतिभा है, आप में लगन है, आप में क्षमता है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो कहानी है कि मैं आया था और मैं इंटर्न हो गया, और मुझे याद है उस दौर में, मैं इस कहानी को इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे पत्रकारिता से जुड़े लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि उनके साथ भी ये घटनाएं होती रहती हैं। तो जब मैं आया था तो मैं लिख करके जो भी देता था, मेरे सीनियर होते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो पढ़ते भी नहीं थे, उसको फाड़ करके फेंक देते थे। तो ये मैं कहता था कि मुझे ज़रा ये बताइए कि इसमें गलती क्या है, मैं ठीक करूँगा, उस गलती को सुधारूँगा, मगर मुझे पता तो लगे कि मैं गलती कर क्या रहा हूँ। उन महोदय को कभी नहीं लगा कि मेरी लेखनी को पढ़ने की ज़रूरत है। मैं हताश हो रहा था, निराश हो रहा था, लेकिन खुद पर एक जो भरोसा था कि नहीं, मैं लिखता अच्छा हूँ, मुझे इतना ख़राब भी नहीं लिखता कि मेरी लेखनी को फाड़ करके फेंक दिया जाए। और बिना पढ़े एक दिन हुआ क्या कि मैं बैठा हुआ था और मैंने उनको लिख के दिया और उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। मैंने उनसे कहा कि आज मैं पूछूंगा कि आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कहा कि सर, एक बार पढ़ लीजिए, मेरी कमियां मुझे बता दीजिए और मैं उसको दूर करूंगा, लेकिन आप प्लीज़ इसको पढ़ तो लीजिए जो मैंने लिखा है। उन्होंने कहा कि तुम बच्चे हो, भी तुम्हें नहीं पता, तुम भगो यहाँ से और सवाल जवाब ज़्यादा करते हो। मैंने कहा सर, आज मैं सवाल जवाब करूँगा, मैंने जो लिखा है मुझे इसमें कमी बताइए, मैं दूर करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा अनुचित व्यवहार मत करिए कि बिना पढ़े उसको फाड़ करके फेंक दीजिए। तो उन्होंने बहस के आरोप में थोड़ी हमारी आपस में हुई। तब तक मेरे बॉस जो एडिटर साहब थे वो पीछे से आ गए। उन्होंने देखा कि क्या हुआ। मैंने कहा सर, मैं सिर्फ इनसे ये कह रहा हूँ कि जो भी मैं लिख रहा हूँ अगर उसमें कोई गलती है तो उसको बताइए, मैं दूर करूँगा, मगर ये बिना पढ़े ही उसको फाड़ करके फेंक दे रहे हैं। उन्होंने उठाया उस फाड़े हुए पत्र को और उन्होंने पढ़ा और उन्होंने भी यही सवाल उन महोदय से किया जो मेरे डेस्क इंचार्ज थे कि आप बताइए इसमें कमी निकालिए कहाँ है, मुझे तो इसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती है। फिर आखिरकार हुआ क्या कि उनको उसी दिन जाना पड़ा और मैं जो है लिखने लगा। तो अगर आप लिखते हैं, अगर आप में क्षमता है, आप में काबिलियत है, तो आपको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। 1 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, लेकिन 11वां दिन जब आएगा तो आपकी क्षमता और आपकी प्रतिभा सामने आएगी। इसके बाद मैं जी ग्रुप में गया। जी ग्रुप में मैंने क्राइम टीम में मैंने ज्वाइन किया था। मैं आपको बताता हूँ कि जी के ग्रुप में जाने के बाद जो क्राइम टीम थी हमारी, उसमें मैं असाइनमेंट हेड था और मैंने ये कह सकता हूँ मैं कि हमने इतनी बड़ी स्टोरी करके दी कि मेट्रो के अंदर सेक्स स्कैंडल की स्टोरी की कि 11 मेट्रो स्टेशनों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें 11 जगह हमने दिखाया कि किस तरीके से लड़के और लड़कियों को एक संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए मेट्रो के भीतर कमरे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं महज 500 रुपये के अंदर। हमने स्टोरी इसको करी थी और बवाल मचा, बहुत चला। और मेट्रो वो जगह थी जहाँ बहुत सिक्योर मानी जाती थी और हमने लाइफ लाइन पर स्टोरी की। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पे भी जब हमें समय मिला हमने बेहतरीन काम किया और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने हमारे काम को जाना और समझा। मैं जहाँ मैनेजिंग एडिटर हूँ, मैं अब चीफ मैनेजिंग एडिटर हूँ यहाँ पर। ये वही जगह है जहाँ पर मैं एक ट्रेनी रिपोर्टर था। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास विज़न है, आपके पास हौसला है, तो आप आगे बढ़िए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सर, मीडिया में आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने आपकी बात सुनी, आपका आत्मविश्वास, आपका टैलेंट मैटर करता है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आने वाली जो युवा पीढ़ी है मीडिया में, उनके लिए 3 पॉइंट्स जो बहुत ही शॉर्ट में बताइएगा सर, 3 पॉइंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और देखिए बस भैया, लिखने का काम है, बोलने का काम है, तो अपनी भाषा ठीक कर लो, अपने सपने को बहुत क्लियर रखो। अगर इस फील्ड में आना है तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, और अगर आप आ गए हैं तो जुनून आपका जज्बात, आपकी सोच, आपके विचार, सब कुछ दिशा में लग जाने चाहिए। 100% ईमानदारी से मेहनत करिए, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सर आखिरी सवाल, आप हमारे जनता को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? एक मोटिवेशनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे। मैं दुनिया भर में जहाँ भी लोग हैं, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैं भी इसी प्रकृति में पल बढ़ रहा हूँ। तो मेरा एक मैसेज है कि अगर आप मोची हैं, अगर आप मंत्री हैं, आप अधिकारी हैं, बाबू हैं, सफाई कर्मी हैं, सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका 100% ईमानदारी से निर्वहन कीजिए। ये देश, दुनिया और आपका व्यक्तित्व सब कुछ बदल जाएगा। देवनाथ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ कि हमारी जनता ज़रूर मोटिवेट हुई होगी, इंस्पायर होगी आपसे मिलकर। थैंक यू सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।